हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का हमारा चल रहा है चैप्टर 5। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हिस्ट्री का चैप्टर 5 है इसमें हमें 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है, एल बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रेंकोइस बर्नियर। एल बिरूनी के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इब्न बतूता से। इब्न बतूता जो थे इन तीनों ही ट्रैवलर्स ने, ये सारे के सारे ट्रैवलर्स थे। इन तीनों ही ट्रैवलर्स ने कुछ कुछ बुक लिखी है किसी स्पेशल टॉपिक्स पे। तो इब्न बतूता ने लिखी है रिहला। रिहला उनकी बुक का नाम है। ओके, और ये लिखी गई है अरेबिक में। अब बात आती है कि इब्न बतूता अगर ट्रैवलर थे तो वो आए कहाँ से थे। तो इब्न बतूता लाए गए थे मोरक्को से। ठीक है, इनको मोरक्को से लाया गया था। लाया गया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, इनको लाया गया था। जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने एक समय पे वहां पे हमला किया था और वहां से ये कुछ लोगों को लाए थे 1333 में। उनके साथ में इब्न बतूता भी आए थे। इब्न बतूता को भी इंडिया जो था वो काफी ज्यादा पसंद आया था। स्टोरी ये है कि इब्न बतूता इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि सुल्तान जो थे, जो ये मोहम्मद थे, उन्होंने उनको अपने जो कोर्ट होता है उसमें काजी रखा था। काजी एक तरह का जज होता था, ठीक है। दिल्ली में ही उन्होंने काजी रखा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो कुछ समय के लिए उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया था। जो राजा थे उन्होंने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया था, लेकिन बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। तो उसके बाद इब्न बतूता ने सोचा कि मैं कब तक मतलब सुल्तान के पास ही काम करता रहूंगा। ये ट्रैवलर थे, इनका मन था कि ये अपने आसपास के एरिया को देखें, जानें कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। हर चीज के बारे में ये जानना चाहते थे। तो 1340 में 42 में इन्होंने इधर उधर घूमना स्टार्ट किया, अलग अलग जगह देखी, ठीक है। इनका मानना था कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द मैनर ऑफ नॉलेज, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्रैवल करते हो उतनी ज्यादा हमें नॉलेज मिलती है। इब्न बतूता का मानना था कि हम लोग जो नॉलेज है वो सिर्फ बुक से नहीं ले सकते। जब तक हम लोग बाहर जाके दुनिया को नहीं देखेंगे तब तक हम लोग चीजें नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग was more important for him, was more important than books in manner of knowledge। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घूमते थे इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं। ये बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि हमें उनकी बुक में देखने को मिला। इन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करी, जो इनको नई चीजें लगी। इंडिया के बारे में तो बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी ही है। अब इनको अगर ट्रैवलिंग पसंद थी तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया। ही ट्रेवल्ड टू मक्का, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान एंड फ्यू ईस्ट अफ्रीकन एरियाज, ठीक है। तो इन एरिया में ये घूमे, इन्होंने ये सारी की सारी जगह देखी है। ओके, अब आ जाते हैं जो इब्न बतूता है, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या चीजें लिखी है, इंडिया के बारे में उन्होंने क्या क्या नई चीजें देखी हैं, ठीक है। इब्न बतूता अबाउट इंडिया, मतलब उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या नई चीजें देखी है उनके अकॉर्डिंग। मुझे पता है जितनी चीजें मैं बताऊंगी उसमें से आधे से ज्यादा तो आप लोगों को पता होंगे। फर्स्ट चीज जो इन्होंने देखी थी वो देखी थी कोकोनट एंड पान। इन्होंने इंडिया में पहली बार नारियल देखा था और पान देखा था, ठीक है। इन्होंने कोकोनट को एक ह्यूमन हेड से कंपेयर किया, जो इंसान का सिर होता है ना। इन्होंने बताया कि जो कोकोनट होता है वो बिल्कुल वैसा होता है, बाहर से एकदम हार्ड और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, ऐसा इनका कहना था। कंपेयर्ड विथ ह्यूमन हेड, ठीक है। और उन्होंने कोकोनट के यूजेस भी बताया, यूजेस ऑफ कोकोनट।
कि कोकोनट कैसे कैसे यूज होता था, जैसे कि आग जलाने के लिए कोकोनट का यूज होता था, रस्सी बनाने के लिए कोकोनट का यूज होता था। तो काफी जगह पे कोकोनट को यूज किया जाता था। ठीक है, तो वो सारी चीजें इन्होंने बताई है कोकोनट और पान के बारे में। पान का पत्ता इन्होंने पहली बार देखा था, इन्होंने कभी भी पान का पत्ता नहीं देखा था, ऐसी चीज जो मतलब इंसान खा रहा था अलग अलग फ्लेवर्स के साथ। तो उनको वो सारी चीजें बहुत ज्यादा अलग लगी थी। सेकेंड चीज इन्होंने क्या देखी थी, वो थी इंडियन सिटीज। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ना इंडियन सिटीज का एक अलग ही आपको रंग देखने को मिलेगा, बिकॉज दे वर सो ब्यूटीफुल। आज के समय में भी इंडियन सिटीज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बट अगर आप उनका डिस्क्रिप्शन पुरानी किताबों में देखो, इट वॉज लाइक हेवन। ठीक है, इतना ज्यादा खूबसूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप इनका देखो, इन्होंने इंडियन सिटीज को कैसे बताया है। क्राउडेड स्ट्रीट्स, मतलब काफी चहल पहल वाले। क्राउडेड मतलब वो मत समझो कि हाँ भीड़ भड़का, ऐसा नहीं, मतलब चहल पहल वाला। ऐसा नहीं था कि हमेशा खाली पड़ा रहता था, सुनसान पड़ा रहता था, नहीं, बहुत अच्छी चहल पहल होती थी। ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स, मतलब बहुत ज्यादा कलरफुल मार्केट्स इन्होंने देखी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप कभी चांदनी चौक वगैरह साइड चले जाओ, इतने कलर्स आपको वहां दिखेंगे जितने आपने अपने कलर पैलेट में नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा कलरफुल मार्केट्स उनको देखने को मिली है। उन्होंने एक चीज बोला है कि दिल्ली काफी बड़ी सिटी थी, डिस्क्राइब्ड दिल्ली एज वास्ट सिटी। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगा था कि दिल्ली जो है वो काफी ज्यादा बड़ी सिटी है। बट उन्होंने एक और सिटी के बारे में कहा है, दौलताबाद नाम की एक सिटी है, उन्होंने उसके बारे में भी कहा है कि दिल्ली से कम नहीं थी वो। वहां पर भी मतलब काफी सुंदर बाजार था, काफी बड़ी सिटी थी और काफी चहल पहल थी यहाँ पर भी। तो इन दो सिटीज के बारे में उन्होंने बताया है, वॉज नो लेस देन दिल्ली। ठीक है, और क्या बताया है इन्होंने इंडियन सिटीज के बारे में, इन्होंने बाजारों के बारे में बहुत सारी चीजें कही है। तो इन्होंने बताया कि जो बाजार था वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक इकलौता जरिया था, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा, जाहिर सी बात है, आपको इकोनॉमिकली आप वहीं पे ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। आप घर में तो अपने भाई बहन के साथ बोलोगे नहीं कि हाँ मुझे 10 रुपए दे, मैं तुझे 20 रुपए देता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं ना। ठीक है, तो बाजार एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जरिया बताया गया है, और वहां पे सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी, मतलब अलग अलग तरह के वहां पे परफॉर्मेंसेस वगैरह भी बताई गई है। ठीक है, बाजार्स वर द प्लेसेस ऑफ, दोबारा मैं याद दिला रही हूँ कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, और क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, पब्लिक परफॉर्मेंसेस वहां पे हमें देखने को मिली हैं। पब्लिक परफॉर्मेंसेस बाय dancers and musicians. ओके, और एक और चीज उन्होंने मेंशन करी है कि जो बाजार होते थे ना, हर बाजार में एक मंदिर और एक मस्जिद देखने को मिलती थी। ठीक है, उन्होंने ये चीज नोटिस करी है। आज के समय में भी बाजार में एक मंदिर और मस्जिद तो देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, ये था इन्होंने इंडियन सिटीज के बारे में बताया। अब एक और चीज इन्होंने बताया है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुराने जमाने में ये जो चिट्ठी वगैरह या कोई संदेश वगैरह होता था, वो कैसे भेजा जाता था, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ कोई एक इंसान बहुत पैदल पैदल चल के चिट्ठी वगैरह लेके जाया जाता था। सबका यही मानना है, लेकिन इब्न बतूता ने एक बहुत अलग चीज बताई है कि जो पोस्टल सिस्टम था ना, यहाँ पे उस समय पे इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मतलब चीजें और इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर पहुंच जाती थी। जहाँ पे दिल्ली से सिंध जाने में 50 दिन लगते थे, वहीं पे कोई रिपोर्ट भेजनी होती थी तो 5 दिन में चली जाती थी, 5 दिन में भेजी जा सकती थी। ऐसा यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम था। ठीक है, इस चीज के बारे में भी हमें इब्न बतूता से ही पता चला है। इब्न बतूता वॉज अमेज्ड बाय पोस्टल सिस्टम, ये एक पोस्टल सिस्टम है। ठीक है,
which allowed merchants to send information or goods at short notice. ठीक है, काफी ज्यादा एफिशिएंट था ये. द पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट. पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट दैट जहां पे दिल्ली से सिंध में 50 दिन लगते थे, लेकिन वहीं पे जो ये वाला पोस्टल सिस्टम था इसमें लग रहे थे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन. इसमें लग रहे थे 5 दिन. ठीक है, और इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है कि यहाँ पे 2 तरह के पोस्टल सिस्टम थे. एक तो था हॉर्स पोस्टल सिस्टम. हॉर्स में कि एक बंदा जाता था हॉर्स पे, जो भी आपका सामग्री होता था, इंफॉर्मेशन या जो भी गुड्स होते थे वो हॉर्स पे लेके जाते थे. उसको कहा गया है उलुक. ठीक है, उसको कहा जाता था उलुक. और एक होता है फुट मेल सिस्टम. फुट मेल सिस्टम वही जो आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक बंदा पैर से चल के जाता था कोई भी इंफॉर्मेशन लेके. बट इसमें एक ट्विस्ट है. ठीक है, इसमें क्या होता था कि ये भागते हुए जाता था. ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर दूर तक भागता रहता था, मतलब बीच बीच में उनके लिए स्टॉप्स होते थे. तो वो भागते भागते जाता था और उसके एक हाथ में मैसेज होता था, दूसरे हाथ में एक स्टिक होता था. स्टिक पर एक बेल लगा होता था, मतलब वो बेल बजाते हुए जाता था ताकि सबको पता चल जाए कि मैसेंजर आ रहा है, उसके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए. द मैसेंजर यूज्ड टू run with a message in one hand and a stick in other with bells. So ये था उनका पोस्टल सिस्टम, और ये सारी की सारी चीजें इब्न बतूता ने नोटिस करी हैं. इतना ही था इब्न बतूता के बारे में. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू.